थेरीज ऑफ फॉरगेटिंग में फर्स्ट थेरी है डिके थेरी। रीड है एक साइकोलॉजिस्ट RWD रीड, उन्होंने डिके थेरी और इंटरफेरेंस थेरी जो है ये प्रेजेंट की थी। तो डिके मीन्स लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। वक्त के साथ साथ जो है बायोलॉजिकली आपके जो हमारी मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो डिके हो जाते हैं, उनमें जो हमने मेमोरी स्टोर की हुई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिके होना शुरू हो जाती हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो मेमोरीज हैं वो फेंट होना शुरू हो जाएंगी। So he quoted that decay as a major cause of forgetting. Gradual storage loss is the primary problem. Gradual storage loss. जो स्टोर आपने की थी इंफॉर्मेशन ग्रेजुअली वो लॉस होना शुरू हो जाएगी, तो ये प्राइमरी प्रॉब्लम है। वी रिमेंबर यस्टरडेज इवेंट मच बेटर देन दैट ऑफ लास्ट वीक। और इसी तरह से आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज जो हैं वो मज़ीद फेंट हो जाती हैं, क्योंकि आप उनको हर रोज़ रिकॉल नहीं करते, तो इसलिए पड़ी पड़ी वो मेमोरीज जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो फेंट होना शुरू हो जाती हैं और डिके हो जाती हैं। मेमोरीज आर लॉस्ट और बिकम डिम और इनकम्प्लीट ओवर टाइम। आप उसकी उस इंफॉर्मेशन या उस मेमोरी की जो डिटेल्स हैं वो भूल जाते हो। It has become clear that decay is partly responsible for the inability to remember the things learned long ago. तो सिंपलेस्ट और जो सबसे फर्स्ट थेरी है वो डिके थेरी है। डिके एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी कुछ ट्रेसेस जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। Decay theory postulates a process by which stored information wears out or decays over time. Biologically एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है वक्त के साथ साथ। वो जो न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हुए थे वक्त के साथ साथ वो जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, वो कनेक्शंस वीक होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली उन्हीं में डिके होता है जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होती है। ठीक हो गया। सर्कुलेटरी है जी टू डिके थेरी, हमारे कनेक्शंस जो हैं वो वीक हो जाते हैं। द थेरी स्टेट्स दैट फॉरगेटिंग इज ड्यू टू अ प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन स्टोर्ड इन मेमोरीज। प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन स्टोर्ड मेमोरीज। फॉरगेटिंग इज द ओनली प्रूफ फॉर दिस डिके प्रोसेस. Physiology of decay process is not known. It cannot be directly manipulated. ये just एक hypothesized theory है, इसको हमने सिर्फ hypothesis की बेस पे जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है कि ग्रेजुअली डिके होता है हमारी मेमोरी में, जिसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, मेमोरीज जो हैं वो फेंट हो जाती हैं। अब इसमें मज़ीद जो है इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई, इसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सके, तो इसलिए ये शॉर्टेस्ट थेरी है और सबसे ओल्डेस्ट थेरी है। इसमें काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स हैं, तो क्रिटिसिज्म देख लीजिए। फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है? Not a simple task, there can be different possibilities. One possibility is that we fail to encode the information as it never entered the memory system. फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये है, क्रिटिक्स ये क्लेम कर रहे हैं कि सपोर्ट करते हैं डिके थेरी को कि डिके जो है इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वक्त के साथ साथ वो कनेक्शंस हमारे जो न्यूरल कनेक्शंस थे, जो एसोसिएशंस थी वो वीक हुई, बल्कि हम एनकोड करने में भी फेलियर का शिकार हो सकते हैं। हम एनकोडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। वो एनकोडिंग का प्रोसीजर जो कि आपने मेमोरी स्टोर करते वक्त यूज़ किया था, हो सकता है रिकॉल करते वक्त आप वो एनकोडिंग यूज़ ना करें। Some memories do not seem to become weaker, like motor skills, which are retained after many years. जिस तरह से मेमोरी लॉस होती है तो कुछ स्किल्स जो हैं वो लॉस नहीं होते। तो डिके थ्योरी कहती है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आप उस चीज़ को रिकॉल नहीं करते, तो ग्रेजुअली इसमें डिक्लाइन आ जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो कि आपने बचपन में सीखे हैं, तो वो आपको लाइफ टाइम वो चीज़ याद रहेगी। बेशक आप उसकी प्रैक्टिस ना करो, अगर आपने साइकिलिंग सीखी है तो उसके बाद आपने 20 साल तक साइकिलिंग नहीं की तो भी आपको साइकिलिंग याद रहेगी, आपको वो स्किल नहीं भूल रहा। आपकी मोटर एबिलिटीज़ जो हैं वो उसी तरह से हैं, उनके जो कनेक्शंस आपने डेवलप किए थे आपके ब्रेन में वो उसी तरह से एज इट इज़ फ्रेश ही रहेंगे, वो डिके नहीं हो रहे। वंस वी लर्न टू ड्राइव, टाइप, नेट, स्विम, वी नेवर फॉरगेट। ठीक हो गया। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है।
इसके अलावा समटाइम्स माइनर डिटेल्स सीम टू परसिस्ट इन मेमोरी, कुछ डिटेल्स जो है माइनर डिटेल्स भी हमारी मेमोरी में परसिस्ट करती हैं। आप बेशक उसको रिकॉल ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ें, कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज इतनी अच्छी, इतनी परफेक्टली आपको याद रहती हैं कि आप उसको बहुत साल के बाद भी रिकॉल करो तो आपको फ्रेश उसी तरह से आप उसको रिकॉल कर सकते हो। If decay is the main reason, then all our earlier experiences, memories must be faded away. But it is not so. Sometimes we remember remote events quite vividly than the recent ones. आपको पुराने events इतने अच्छे से याद होते हैं जितने कि आपको new events याद नहीं रहते। बचपन के कुछ events, कुछ आपके memories इतने perfect होती हैं कि आपको वो कभी नहीं भूल सकती, वो आपको हमेशा fresh रहेंगी। लेकिन हो सकता है कि लास्ट वीक की कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए, तो इसका ये ताल्लुक नहीं है, टाइम के साथ इसका कोई भी लिंक नहीं बनता कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है मेमोरी की, डिक्लाइन आ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये भी एक हमारा क्रिटिसिज्म है। It has been noted that at old age forgetting hinders a lot, but very remote past becomes more vivid and active। ठीक है, ओल्ड एज फॉरगेटिंग का इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। हिप्नोसिस एक प्रोसीजर है जिसमें हिप्नोटाइज किया जाता है, तो हिप्नोटिज्म के बाद भी ये नोट किया गया कि फॉरगॉटन इवेंट्स आर मेमोराइज्ड एज दे नेवर फेडेड अवे। इसका मतलब है कि वो जो मेमोरी थी वो उनके माइंड में स्टोर्ड थी। अगर कुछ किसी पर्सन को हिप्नोटाइज किया जाता है तो वो अपने जो कि उसको कॉन्शियसनेस में जब आप उससे पूछते हैं तो उसको वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं है, लेकिन अगर आप उसको हिप्नोटाइज करते हैं तो हिप्नोसिस के प्रोसेस के बाद वो कुछ ऐसे इवेंट्स को भी मेमोराइज कर सकता है जो कि उसको कॉन्शियसली रिकॉल वो नहीं कर पाया था। इसका मतलब है कि मेमोरी के ट्रेसेस मौजूद हैं लेकिन वो उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर उसको आप हिप्नोटाइज करते हो तो वो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करता है। रिसर्च से ये प्रूव किया गया है कि हिप्नोसिस के प्रोसीजर के बाद पर्सन बहुत सारे उसके फॉरगॉटन इवेंट्स को भी वो दोबारा से रिकॉल कर सकता है, वो दोबारा से मेमोराइज कर सकता है, बता सकता है, रिपोर्ट कर लेता है। लेकिन अगर वो कॉन्शियस बैठा होगा तो उससे अगर आप पूछते हो तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी मेमोराइजिंग में। इसका मतलब है कि मेमोरी के ट्रेसेस मौजूद हैं, मेमोरी कहीं नहीं गई, वो वहीं पे स्टोर्ड है, लेकिन वो उसको रिपोर्ट करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ क्यूज़ वो गलत कर रहा है या रिट्रीवल फेलियर हो रहा है, कोई भी रीज़न हो सकती है, या वो कॉन्शियसली या वो इंटेंशनली ऐसा करता है, तो मेमोरी मौजूद रहेगी, वक्त के साथ साथ डिके नहीं होता। सेकेंड थ्योरी है, ये भी रीड ने कॉन्सेप्ट दिया था, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आप सबको पता है इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि जब आप कुछ चीज़ें आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं उसको हम इंटरफेरेंस कहेंगे। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग में यही कॉन्सेप्ट है कि जब सिमिलर इंफॉर्मेशन आप याद करते हो तो फॉरगेटिंग होती है। डिके को हम पूरे का पूरा इग्नोर नहीं कर सकते, डिके होता है मेमोरी में, मेमोरी डिके मौजूद है और प्रोमिनेंट रोल भी है फॉरगेटिंग में, लेकिन इंटरफेरेंस का भी उतना ही रोल है जितना कि डिके का है, बल्कि आप कह सकते हैं उससे ज़्यादा है। आप इसको अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हो। जब आप सिमिलर इन्फॉर्मेशन याद करते हो, दो चीज़ें एक जैसी याद करते हो, दो डेफिनेशंस सेम कुछ याद करते हो या दो चीज़ों का डिफरेंस याद करते हो, तो सिमिलैरिटी की बेस पे वो दोनों चीज़ें आपस में इंटरफेयर करती हैं। अच्छा, ये थर्ड एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी दैट इज रिट्रीवल एंड द इंटरफेरेंस विद रिट्रीवल प्रोसेस। Reed agrees that interference might be the cause of forgetting along with decay. Interference might occur either because one piece of information actually displays other information. इसमें हमारे पास further two types आ जाते हैं interference की, retroactive inhibition and proactive inhibition. Two types of interference. Theory of interference focuses on certain interactions among different items of previously learned information. Certain interactions among different items of previously learned information. कुछ ऐसी इंटरेक्शंस होती हैं जो कि आपने डाटा लर्न किया है, उसमें इंटरेक्शन की बेस पे कुछ ऐसी इंटरफेरेंस हो रही है कि वो आपका डाटा रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगा। Failure to recall a particular item is attributed to the inference of other usually similar items of stored information. Similar items of stored information. Similar items जब जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा फॉरगेटिंग होगी। ठीक हो गया। टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस आ गई। फर्स्ट है रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड से ये बना है। इसका मतलब है बैकवर्ड।
In retroactive inhibition, new material acts in reverse to interfere with the retention of material already learned. जो आपने पहले से लर्न किया था, बैकवर्ड ये जो है ना, उसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन याद की, उसके बाद फिर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन, कुछ और आपने कोई और पैसेज याद किया या कोई और चैप्टर आपने याद किया, तो वो दोनों चैप्टर्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं. आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके बाद फिर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा, तो वो दोनों चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन आपस में मिक्सअप होगी. कोई दो मूवीज आपने देखी, दोनों मूवीज आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी, इंटरफेयर करेंगी. फर्स्ट मूवी सेकंड मूवी थोड़ा बहुत सेम थीम की वजह से वो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं. एनीथिंग लर्न ड्यूरिंग द रिटेंशन इंटरवल इज डेजिग्नेटेड एज interpolated learning. When interpolated learning interfere with recall of original learning, it is called retroactive inhibition. जनरल प्लान है ये आपके सामने. ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन पे, फॉरगेटिंग पे. एक्सपेरिमेंट है. स्टेप 1 में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को लर्न करने को बोला गया, लर्न आ लिस्ट ए. कोई एक मटेरियल था, ए मटेरियल, उनको बोला गया कि आप ये मटेरियल याद करें. लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो सकती है, ये आपने एक्सपेरिमेंट अगर फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें भी ये प्रैक्टिकल था. तो एक लिस्ट दी गई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, एक लिस्ट दी गई लर्न करने के लिए, लिस्ट ए. ठीक हो गया. स्टेप 1 में लिस्ट ए लर्न की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने भी और कंट्रोल ग्रुप ने भी, दोनों ने लिस्ट ए को लर्न किया. लिस्ट ए लर्न करने के बाद स्टेप 2 आता है हमारे पास. स्टेप 2 में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक और लिस्ट दे दी गई जिसका नाम है बी, लिस्ट बी. लिस्ट बी उन्होंने लर्न की, लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप था उसको आपने कोई भी लिस्ट प्रेजेंट नहीं की. उन्हें आपने सिर्फ रेस्ट करने को बोला. ठीक है, जस्ट रिलैक्स्ड, उनको रेस्ट का टाइम दिया. उसके बाद स्टेप 3 में टाइम का गैप आ जाता है, थोड़ी सी आप ब्रेक देते हो दोनों ग्रुप्स को, एक्सपेरिमेंटल को भी और कंट्रोल ग्रुप को भी आपने ब्रेक दी. उसके बाद स्टेप 4 में आपने रिकॉल लिस्ट ए बोला गया. फर्स्ट लिस्ट जो आपने याद की है वो रिकॉल करें. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, क्योंकि उन्होंने लिस्ट ए याद की, उसके बाद सिमिलर लिस्ट थी लिस्ट बी, वो उन्होंने याद की, तो जब उनको रिकॉल के लिए कहा गया तो वो रिकॉल लिस्ट ए में उनको प्रॉब्लम हुआ. रिजल्ट आते हैं हमारे पास पुअर रिकॉल, ज़्यादा अच्छा रिकॉल नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सिमिलर लेटर्स की लिस्ट याद की स्टेप 1 में भी और स्टेप 2 में भी, उसी तरह से मिलती जुलती एक और लिस्ट याद की थी. तो जब उनसे ये सेकंड लिस्ट को छोड़ के फर्स्ट लिस्ट जो कि उन्होंने पहले याद की थी वो उनसे सुनी गई, तो उनको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हुआ, पुअर रिकॉल. इसका मतलब है कि जो आपने लर्न बी लिस्ट की थी स्टेप 2 में, बी लिस्ट जो लर्न की थी उसने इंटरफेयर किया लिस्ट ए को. लिस्ट ए जो आपने याद की, बी ने उसको इंटरफेयर किया, बैकवर्ड जो है वो इंटरफेरेंस हुई. तो इसको हम कहेंगे रिट्रोग्रेड या रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन. रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन, बैकवर्ड इनहिबिशन. फ्रेशली लर्न मटेरियल इंटरफेयर विद प्रीवियसली लर्न मटेरियल. ठीक है, न्यूली लर्न मटेरियल, जो आपने न्यू मटेरियल लर्न किया है, इट इंटरफेयर्स विद प्रीवियसली लर्न मटेरियल. New information interfere with previous information. दो सेम on the basis of similarity, सेम इंफॉर्मेशन जो हैं, तो नई वाली इंफॉर्मेशन पुरानी वाली इंफॉर्मेशन की रिकॉल करने में जब प्रॉब्लम करती है उसको हम रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहेंगे. कंट्रोल ग्रुप ने जब लिस्ट ए रिकॉल की तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो गुड परफॉर्मेंस है उनकी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही लिस्ट थी, तो उसी लिस्ट को उन्होंने याद किया और उसी लिस्ट को उन्होंने रिकॉल किया. उन्होंने लिस्ट बी याद नहीं की थी, इस वजह से इंटरफेरेंस नहीं हो सकी. तो ये जनरल एक प्लान है जिसको आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया कि रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन एग्जिस्ट करती है. ये पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है. 4 स्टेप है विद एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप. The common result of such experiment is that the experimental group cannot recall list A as well as the control group. Researchers usually infer that learning of B interfere retroactively. Retroactive means backward on the retention of A. लिस्ट A को रिटेन करने में जिस चीज़ ने मसला बनाया वो लिस्ट B थी. Teachers frequently experience retroactive interference in the complicated paired association task of matching names of students
विद देयर फेसेस। टीचर्स को भी ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है जब वो स्टूडेंट्स के नेम्स और फेसेस को रिकग्नाइज करते हैं तो सेम नेम के डिफरेंट फेसेस होते हैं। किसी एक क्लास में लाइबा जो है उसका एक फेस होगा तो किसी दूसरी क्लास में भी लाइबा जो है 2-3 लाइबा आपको देखने को मिलेंगी। तो एक ही नाम है लेकिन अब वो फेसेस और नेम्स की इंटरफेरेंस आपस में हो रही होती है, तो टीचर्स को नेम और फेस को एसोसिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि उनके भी मेमोरी में इंटरफेरेंस होती है। उसके बाद है प्रोएक्टिव इनहिबिशन, सेकेंड टाइप प्रोएक्टिव इनहिबिशन। प्रो इज द लैटिन वर्ड मीनिंग फॉरवर्ड। प्रो इज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बेस्ड जो आप काम करते हो, जब आप लीड कर रहे होते हो प्रोफेशनली, आप किसी गेम में जब आप लीड कर रहे होते हो तो उसको भी आप प्रो लेवल कहते हैं। तो प्रो मीन्स फॉरवर्ड। व्हेन प्रायर लर्निंग इंटरफेयर विद रिकॉल ऑफ द ओरिजिनल लर्निंग, इट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव इनहिबिशन। अब मटेरियल ऑलरेडी लर्न मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू रिटेन न्यू मटेरियल। अब पुराना मटेरियल नए मटेरियल को जब इंटरफेयर करेगा तो उसको आप प्रोएक्टिव इनहिबिशन कहेंगे। प्रीवियसली लर्न मटेरियल इंटरफेयर विद द न्यूली लर्न मटेरियल, ये इसका ऑपोजिट हो गया है। आप एक याद कीजिएगा, दूसरा आपको याद रहेगा। सिर्फ आप रिट्रोएक्टिव याद कर लें, प्रोएक्टिव आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दोनों को याद करेंगे तो दोनों मिक्सअप होंगे। इंटरफेरेंस थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई होगी। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन आप याद कर लीजिए बैकवर्ड वाला, तो प्रोएक्टिव ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगी क्योंकि ये उसी का ऑपोजिट है। दोनों को याद करेंगे तो दोनों क्योंकि सेम है इस वजह से फिर इंटरफेरेंस होगी। तो इंटरफेरेंस थ्योरी आप पढ़ रहे हो, जब सेम मटेरियल आप याद करते हैं तो मेमोरी आपस में इंटरेक्शन की वजह से फॉरगेटिंग हो जाती है, लर्निंग प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए आप सिर्फ एक याद कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। इसमें भी क्या है, इसमें जो ओरिजिनली आपने लर्न किया है मटेरियल, प्रायर लर्निंग इंटरफेयर कर रही है, पुरानी वाली लर्निंग जो है वो इंटरफेयर करती है विद न्यू मटेरियल्स। तो लर्न बी, पहले उन्होंने बी लिस्ट याद की, फिर ए लिस्ट याद की, फिर जब ए रिकॉल करना है तो बी जो याद की थी वो इंटरफेयर करती है ए को रिकॉल करने में। Years old memories interfere with newly memorized material that is similar is another example of proactive interference. इसके अलावा it is also noted that the greater the similarity between two sets of material to be learned, the greater the interference between them. जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस भी होगी। greater the similarity, greater the interference. जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है दो मटेरियल्स में उतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी, उतनी ज़्यादा फॉरगेटिंग होगी। टू वोकैबुलरी लिस्ट्स इन द सेम फॉरेन लैंग्वेज list would interfere each other more than would a vocabulary list and a set of chemical formulas. दो डिफरेंट चीज़ें अगर आप याद कर रहे हो, एक वोकैबुलरी लिस्ट है और दूसरी केमिकल फार्मूलाज की लिस्ट है, तो इन दोनों को आप याद करोगे तो ये दोनों लिस्ट कभी भी आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप दो वोकैबुलरी लिस्ट याद कर रहे हो तो वो दोनों क्योंकि सेम है इस वजह से वो आपस में इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी जितनी ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा आप में वो मटीरियल याद करने में प्रॉब्लम होगा और याद करने के बाद इंटरफेरेंस भी होती रहेगी। लेकिन अगर डिफरेंट दो लिस्ट हैं, डिफरेंट मटेरियल्स आप याद कर रहे हो, जियोग्राफी का पढ़ते हो, साइकोलॉजी का पढ़ते हो, तो ये दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो ये दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी। मीनिंगलेस मटेरियल इज मोर वल्नरेबल फॉर इंटरफेरेंस दैन मीनिंगफुल मटेरियल। अगर एक मीनिंगफुल मटेरियल आप याद करते हो, आप दो लिस्ट याद कर रहे हो जिसमें आपने वर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ब की याद की, एक आपने लिस्ट ऑफ वर्ब याद की और दूसरी भी आपने वर्ब की लिस्ट याद की। एक में आपने 20 वर्ब याद किए, दूसरे में भी आपने 20 वर्ब की लिस्ट याद की। अब ये दो सेम मीनिंगफुल मटेरियल्स हैं तो इन दोनों को रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मीनिंगलेस वर्ड्स याद करते हो, ऐसे वर्ड्स बनाते हो जो कि मीनिंगलेस हैं, तो उसमें मीनिंगलेस चीज़ें याद करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको याद करने में प्रॉब्लम है, फिर रिकॉल में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ेगा। लेकिन मीनिंगफुल को अगर सेम मीनिंगफुल लेटर्स हैं तो उसमें इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर आप डिफरेंट मीनिंगफुल लेटर्स को, डिफरेंट लिस्ट्स हैं दो, वो याद करते हो तो फिर रिकॉल ईजी होगा। सिंपल इज़ दैट के सिमिलैरिटी की बेस पे प्रॉब्लम होता है। प्रेडिक्शन फ्रॉम इंटरफेरेंस थ्योरी इज दैट इंफॉर्मेशन
undisturbed by new material will be recalled best. जब आप ब्रेक के साथ पढ़ते हो, रेस्ट के साथ पढ़ते हो, कुछ इंटरवल के बाद आप रेस्ट करते हो, कुछ टाइम पीरियड के बाद रेस्ट करते हो, तो वो मटेरियल जो है वो ज़्यादा अच्छा याद भी होता है और वो ज़्यादा बेहतरीन रिकॉल भी किया जा सकता है जब आप रेस्ट के साथ पढ़ते हैं. लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूसली पढ़ रहे हो, क्रैमिंग कर रहे हो, तो फिर उसको रिकॉल करना खासा मुश्किल हो जाता है. Subject who went to sleep immediately after learning new material recalled it better the next morning than those who spent waking hours in their usual activity. एक रिसर्च की गई है, क्लासिक स्टडी की गई है, जेनकिंसन और डेलन बैक ने स्टडी की है 1924 में. तो उन्होंने हाइपोथेसिस प्रूव किया था कि वो लोग जो कि न्यू मटेरियल पढ़ने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं. सोने का मतलब ये है कि आप अब मज़ीद इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर रहे इन्वायरमेंट से और आप सो गए हो, तो वहाँ पे ब्रेक लग गया है. अब कोई और इन्फॉर्मेशन आप ऐड नहीं कर रहे जो कि आपके लर्न मटेरियल में इंटरफेयर कर सके. सो अगर आप सो जाते हैं, पढ़ने के बाद रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा नैप ले लेते हो, तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो रही. तो इंटरफेरेंस ना होने की वजह से वो चीज़ अच्छी याद रहेगी. नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो अच्छी आप उसको रिकॉल कर पाओगे क्योंकि अब यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं हो पाई. लेकिन अगर आप पूरी रात पढ़ते रहेंगे तो वो तमाम चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे क्योंकि आप उसमें गैप नहीं दे रहे. तो आप तमाम डाटा ऐड अप करते जा रहे हो, इस वजह से इंटरफेरेंस होगी. सो समराइज क्या करते हैं आप, फॉरगेटिंग इज़ नॉट सो मच एज द मैटर ऑफ डिके और ऑफ ओल्ड इम्प्रेशंस एज इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरफेरेंस, इनहिबिशन और ऑब्लिटरेशन ऑफ द ओल्ड बाय द न्यू. इसके बाद एक और थ्योरी भी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरीज बस ये दो ही थी. थेरी ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, इंटरेस्टिंग थेरी है ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग. समटाइम्स वी फॉरगेट बिकॉज वी डू नॉट वांट टू रिमेंबर. कुछ हमारी ऐसी पेनफुल मेमोरीज या फ्राइटनिंग मेमोरीज होती हैं जो कि हम अपने अनकॉन्शियस में स्टोर कर लेते हैं. हम उसको कॉन्शियस माइंड में नहीं रखते क्योंकि उनको याद रखना जो है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा. हम अपनी डेली फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, डेली लाइफ ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, सोशल लाइफ डिस्टर्ब होगी. इस वजह से कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिनको याद रखना ज़रूरी नहीं है. सो वी मे पुश सर्टन मेमोरीज आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस बिकॉज दे आर टू फ्राइटनिंग, टू पेनफुल और टू पर्सनैलिटी डिसरिगार्डिंग. तो ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ट्रॉमेटिक मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज जो कि डिप्रेसिंग होंगी, उनको हम कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं रखेंगे बल्कि अनकॉन्शियस में भेज देंगे. तो ये सिगमंड फ्रॉइड का ही कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने तीनों सिस्टम्स लेवल्स आपने पढ़े थे, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस आपने पढ़े थे, जिसमें लेवल्स ऑफ माइंड पढ़े थे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. तो ये तमाम मेमोरीज जो हैं ये सेल्फ इंटीग्रिटी के लिए, अपनी सेंस ऑफ कंटेंटमेंट के लिए, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए, जो हमारे लिए थ्रेटनिंग मेमोरीज हैं, फ्राइटनिंग हैं, पेनफुल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड मेमोरीज हैं, उनको हम एक्टिवली अपने अनकॉन्शियस में रिप्रेस कर देते हैं. यानी हम उनको भूल जाते हैं, वो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस का हिस्सा नहीं रहती क्योंकि वो हमें याद करके हमें जो है वो पेन हो सकती है, इसलिए हम उनको भुला देते हैं. इसलिए इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं, थ्योरी ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग. तो इस पूरे प्रोसेस को रिप्रेशन कहा जाता है. जब आप अपनी मेमोरीज को भुला देते हैं उसको रिप्रेशन कहा जाएगा. It was Sigmund Freud who first saw memory and forgetting as dynamic process that enables us to maintain a sense of self-integrity. We all forget some ideas we do not want to recognize as part of us, appointments we do not want to keep, names of people we do not like, and past events that threaten our basic sense of self or security. Some events are irretrievable because it would be embarrassing to remember. हम उनको रिट्रीव नहीं करते, irretrievable बना देते हैं क्योंकि हमारे लिए embarrassment हो सकती है, हमारी पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड किया जा सकता है, फ्राइटनिंग हो सकते हैं, पेनफुल हो सकते हैं, डिप्रेसिंग हो सकते हैं. ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं जो कि हमें उन तमाम पास्ट इवेंट्स को याद दिलाएंगे जो कि फिर हम अगर वो हमें याद रहें तो हम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हमारी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ
डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए हम उन चीज़ों को, उन मेमोरीज को खुद भुला देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉरगेटिंग इज ब्लेसिंग। आपके कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कुछ पेनफुल मेमोरीज, कुछ सैड इवेंट्स ऐसे हैं जिनको याद रखना ज़रूरी नहीं है। अगर वो याद रहेंगे तो आप प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाओगे। इस वजह से हम उनको रिप्रेस करते हैं। फ्रॉइड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। फ्रॉइड गेव द लेबल रिप्रेशन to the mental process by which a person supposedly protect himself from remembering unacceptable or painful information by pushing it out of consciousness. कॉन्शियसनेस से हम उनको अनकॉन्शियस का हिस्सा बना देते हैं। इसको डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली ये प्रोसीजर है। रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। Defense mechanism that painful or unpleasant information may be blocked out and neither perceived nor remembered. Sigmund Freud proposed our memory system is self-censoring. Self-censoring. हमारा memory system जो है वो self-censoring है. To protect our self-concept and to minimize anxiety, we may repress painful memories, but the submerged memory is retrieved during the therapy or hypnosis. जब hypnotize किया जाएगा या एनालिस्ट हमारी थेरेपी करेगा, साइको एनालिसिस किया जाएगा या ड्रीम थेरेपी की जाएगी, तो ड्रीम एनालिसिस में भी हमारे जो हिप्नोसिस है उससे आपको वो तमाम रिप्रेस्ड मेमोरीज जो हैं दोबारा से रिकॉल हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपरली जो है ये वैनिश हो जाती हैं, बल्कि ये वहाँ पे परसिस्ट करती हैं, कंटेंट मौजूद रहता है, बस हम उसको कॉन्शियस लेवल पे याद नहीं कर पाते, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस में वो एज इट इज़ मौजूद रहती हैं। लास्ट थ्योरी है कंसोलिडेशन थ्योरी। ये हमने साथ में थोड़ी बहुत की है। इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात है। जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हो वो आपके माइंड में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की फॉर्म में एक न्यूरल सर्किट डेवलप होता रहता है। लूप्स की फॉर्म में हमारा ब्रेन जो है उसमें सर्किट्स बनते जाते हैं। हर नया एक्सपीरियंस एक नया इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है। हमारे ब्रेन के अंदर ये सर्किट्स बन रहे हैं। द सर्किट मस्ट कंसोलिडेट इन ऑर्डर फॉर द एक्सपीरियंस टू बी परमानेंटली स्टोर्ड। कंसोलिडेशन थ्योरी जो है कहती है कि हर एक्सपीरियंस जो है वो हमारे माइंड में एक काइंड ऑफ ट्रेस बना रहा है, जिसको इलेक्ट्रिकल सर्किट का नाम दिया गया है। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाते हो उतने ज़्यादा जो है वो लूप्स बनते जाते हैं, उतने ज़्यादा सर्किट्स डेवलप होते जाते हैं। When the circuit is first set up, it is not very stable and is subject to easy disruption. जब नया नया बनता है सर्किट तो वो इतना स्टेबल नहीं है। जैसे सीमेंट आप लगाते हो तो सीमेंट या बिल्डिंग एक बन रही है, वहाँ पे जब सीमेंट लगाया जाता है तो वो फ्रेश सीमेंट जो है वो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, परमानेंटली वहाँ पे फिक्स नहीं हुआ होता। सर्किट मस्ट बी कंसोलिडेटेड टू डिस्ट्रॉयड, बट व्हेन इट इज़ कंसोलिडेटेड इट हैज़ बीन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय। अगर सर्किट का स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ है, परमानेंट बना है, वो प्रैक्टिस के थ्रू होगा, रिहर्सल के थ्रू। तो जितना अच्छा कंसोलिडेट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होगी। लेकिन अगर वो सॉफ्ट रहेगा, अगर वो परमानेंट नहीं बन रहा, स्टेबल नहीं बना, तो वो मेमोरी जो है वो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहेगी, बहुत जल्द वो चीज़ लॉस्ट हो जाएगी। Major function of forgetting is that memory is partly destroyed before it is consolidated. जब सर्किट्स डेवलप हो रहे होते हैं आपके ब्रेन में तो बहुत सारा डाटा जो है वो पहले ही लॉस्ट हो चुका होता है। अटेंशन रिहर्सल की कमी की वजह से वो डाटा लॉस्ट हो जाता है और सर्किट्स जो हैं जब बनते हैं तो उसमें बहुत कम डाटा मौजूद होता है। This theory focuses on the storage of information and maintain that memory failure can be due to inadequate storage. स्टोरेज ठीक नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक लूप्स बन रहे हैं वो स्टेबल नहीं बन रहे। और जब कोई इंजरी होती है, हेड इंजरी, तो उसकी वजह से भी वो जो लूप्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और मेमोरी लॉस होता है। वो जो हमारे न्यूरल सर्किट्स बने हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। So memory is not fixed at the time of learning but is gradually transformed into durable long-term memory code by the dynamic process known as consolidation. Important point है ये। This stabilizing or consolidating of memories can
proceed for as long as several years in humans and for weeks in lower animals. Consolidation process है of laying down a permanent memory. So if consolidation could be facilitated, memory would be facilitated. जितनी अच्छी consolidation होगी वो हमारी practice के through होगी. Attention plus practice. जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जितने ज़्यादा आप उसको रिहर्सल कर रहे हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अपनी कंसोलिडेशन में वो चीज़ परमानेंट होती जाएगी. लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो फिर वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो.